नमस्कार। अब डिफरेंट टाइप्स के पॉलीप्लाइडी के बाद हम आते हैं कि पॉलीप्लाइडी को आर्टिफिशियल तरीके से किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। तो हमको आर्टिफिशियल तरीके से विकसित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो प्लांट ब्रीडिंग में इसका बहुत महत्व है। इसके कारण से हम इसको आर्टिफिशियल रूप से विकसित करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि इसको किस तरह से विकसित किया जाए। तो विकिरण बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा हम आर्टिफिशियल रूप से पॉलीप्लॉइडी विकसित कर सकते हैं। तो पौधों में बहुगुणिता को उनके विभिन्न भाग, जैसे वेजिटेटिव बड है या फिर फ्लोरल बड है, या इनको यूवी रेज, एक्स रेज या फिर लो वेवलेंथ वाली किरणों के द्वारा इरेडिएशन किया जाता है, जिससे कि बहुगुणिता को प्रेरित किया जाता है। फिर इंजुरी के दूसरा जो है वो इंजुरी है कि पौधों के जो मेरिस्टेमेटिक भाग हैं उनमें आघात करने पर जो आघात बिंदु की कोशिकाएं हैं वो तीव्र रूप से, मतलब तेज़ी से वृद्धि करने लगती है और कैलस बनाती है। और कुमेरिन नाम के रसायन से, मतलब जो केमिकल होता है, उससे कैलस की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। और ये केमिकल जो है वो वेजिटेटिव डुप्लीकेशन करता है, जिससे कि कैलस की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के दौरान साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है और थिक कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे टिश्यूज़ की कोशिकाएं जो पॉलीप्लॉइड प्ररोह को जन्म देती है। इसके बाद कुछ केमिकल्स हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं पौधे में जो पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित करते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण है एल्केलॉइड कोल्चिसिन, ग्रेनोसन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल हाइड्रेट, सल्फेनामाइड, नाफ्थलीन एसिटिक एसिड, निकोटीन सल्फेट, इथाइल मरकरी क्लोराइड आदि। कोल्चिसिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी है। फलीदार पौधे, जैसे उनकी मूलों में, उनकी रूट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो कोर्टेक्स की कोशिकाओं में इंडोल एसिटिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और इन कोशिकाओं में पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो जाती है इन केमिकल्स के द्वारा। फिर टेम्परेचर शॉक। तो टेम्परेचर में अचानक परिवर्तन से उनको या तो ठंड या गर्मी की अति सीमा से गर्मी दी जाती है तो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है, जिसे मक्का में उच्च तापक्रम के लघु प्रघात जो हम हायर टेम्परेचर का शॉक देते हैं यदि मक्का में, तो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न को प्रेरित करता है। और शॉक्ड कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म विभाजन ठीक से नहीं हो पाता है। फिर जीवाणुओं व कीटों के आक्रमण से भी पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन से भी पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम जो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि बहुत ही प्रभावी है, कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन एक एल्केलॉइड है और कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट से पॉलीप्लॉइडी किस तरह से उत्पन्न की जाती है। तो कोल्चिसिन एक एल्केलॉइड है और लिलिएसी कुल के पादप कोल्चिकम ऑटमनेल, इसकी कुछ जातियों की रूट और कॉर्म से प्राप्त किया जाता है इस कोल्चिसिन को। और सबसे पहले हाउडे ने इसे पृथक किया था और लिवॉन ने इसे द्विगुणन प्रभाव का अध्ययन किया था। और भारत में कोल्चिसिन को ल्यूटियम और कलियारी से प्राप्त किया जाता है। बेल ने सफल प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि कोल्चिसिन उपचार की जो सफलता है वो 3 कारकों पे निर्भर करती है, 3 फैक्टर हैं। तो वृद्धिशील ऊतक का कोल्चिसिन विलयन के साथ सीधा संपर्क, कोल्चिसिन की इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, परिवर्धन की सर्वोचित अवस्था। फिर कोल्चिसिन से किस तरह से उपचारित किया जाता है। तो उपचार करने के लिए सर्वप्रथम जो बीज हम लेते हैं उनको जल में 24 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। फिर कोल्चिसिन के
जलीय सोल्यूशन कितना 0.5% का, उसको भिन्न भिन्न अवधि से उसको उपचारित किया जाता है और अंत में उन उपचारित बीजों को जल से धोकर बो दिया जाता है। कोल्चिसिन से भीगी रुई से भी पादप में वृद्धि क्षेत्रों को उपचारित किया जा सकता है। कोल्चिसिन के घोल को बर्ड्स के ऊपर छिटकने से भी उपचारित किया जा सकता है। फिर कोल्चिसिन युक्त लैनोलिन पेस्ट को कायिक भागों पर मलहम की तरह लगाया भी जा सकता है। फिर कोल्चिसिन का प्रभाव होता है जो वो किस प्रकार से कोल्चिसिन प्रभावित करता है। तो कोल्चिसिन के जलीय घोल जो है वो पॉलीप्लॉइडी को प्रभावी रूप से प्रेरित करता है। ये जो पदार्थ है ये स्पिंडल फाइबर को शिथिल करके उनको तोड़ देता है, मतलब डिवीज़न के समय जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उनको तोड़ देता है और इस कारण से जो क्रोमोसोम की संख्या है वो डबल हो जाती है और सभी क्रोमोसोम एक ही केंद्रक में परिबद्ध होते हैं। तो इस प्रकार रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की संरचना होती है और एक बार बहुगुणित केंद्रक बन जाने के बाद साधारण विभाजन से भी बहुगुणित कोशिकाएं ही बनेंगी, जिससे पादप के ऊतक, शाखाएं, फल और बीज सभी बहुगुणित हो जाते हैं। अब ये जो बहुगुणिता जो पाई जाती है प्लांट्स में या हम उसको प्रेरित करते हैं तो इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो पहला है प्लांट ब्रीडिंग में, तो अधिकांश जो धान्य की फसलें, सीरियल्स की फसलें हैं जो जैसे सब्जियां, उनके अंदर वांछित लक्षण है और बहुगुणिता प्रेरण और बहुगुणियों में संकरण के द्वारा विकसित की गई है। बहुगुणित पौधों के अंदर उच्च गुणवत्ता, स्वाद, उत्पादकता, खाद्यान्य उपयोगिता, शुगर की मात्रा आदि कई गुण होते हैं। तो कई बहुगुणित कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें प्लांट ब्रीडिंग में जो बहुगुणिता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले है कि ब्रासिका स्पीसीज़ का इवोल्यूशन, जो एम्फीप्लॉइड ब्रासिका स्पीसीज़ है उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। तो एम्फीप्लॉइड ब्रासिका स्पीसीज़ की उत्पत्ति ब्रासिका के त्रिकोण पे आधारित है, मतलब 3 स्पीसीज़ हैं ब्रासिका की जिनमें आपस में संकरण से ये पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न की गई। फर्स्ट है ब्रासिका जंक्शिया जो कि डिप्लॉइड है, मतलब इसके अंदर जो N क्रोमोसोम नंबर है वो 18 है। ब्रासिका नाइग्रा जिसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 8 है और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस 10 इसके संकरण से उत्पन्न होती है। फिर कौन सी जाति? ब्रासिका जंक्शिया। फिर जो दूसरी है ब्रासिका नेपस, इसके अंदर जो N क्रोमोसोम नंबर है वो 19 है और इसकी उत्पत्ति ब्रासिका ओलरेसिया और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस से हुई है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है ओलरेसिया का N क्रोमोसोम नंबर 9 है और कैम्पेस्ट्रिस का N क्रोमोसोम नंबर 10 है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई। ब्रासिका नेपस इसके अंदर 19 क्रोमोसोम नंबर है। फिर ब्रासिका कैरिनीटा, इसके अंदर N क्रोमोसोम नंबर 17 है। इसकी उत्पत्ति ब्रासिका नाइग्रा जिसका कि क्रोमोसोम नंबर 8 है और ब्रासिका ओलरेसिया, इनके संकरण से ये जाति उत्पन्न हुई है। तो ये जो संश्लेषित पॉलीप्लॉइडी को उत्पन्न किया गया है तो प्राकृतिक रूप से ये एम्फीप्लॉइडी से समानता दर्शाते हैं और संश्लेषित जो सिंथेटिक रूप से जो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न की गई एम्फीप्लॉइडी और प्राकृतिक रूप से जो एम्फीप्लॉइडी, इन दोनों के बीच में यदि संकरण किया जाता है तो कुछ सीमा तक संकर जाति वो जननक्षम होती है। तंबाकू रोग में प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया गया है इस पॉलीप्लॉइडी के द्वारा। तो जो द्विगुणित पादप होते हैं उनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति ये ससेप्टिबल होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जाति जो निकोटियाना ग्लौका है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है क्योंकि ये पॉलीप्लॉइडी है और इसके अंदर निकोटिन और जीवन क्षमता भी अधिक होती है।
पॉलीप्लॉइडी एंड इवोल्यूशन। तो प्रकृति में नई किस्मों के विकास में पॉलीप्लॉइडी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये पॉलीप्लॉइड्स, काफ़ी प्लांट्स इनके अंदर पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म में लगभग 25 से 35% पॉलीप्लॉइड्स हैं और फर्न में उच्च कोटि की पॉलीप्लॉइडी मिलती है। और ऐसा देखा गया है कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि स्पीसीज़ के एक्लेमेटाइजेशन व विभिन्नता को बढ़ाती है और पादप की नई नई जातियों के स्पेसिएशन और विकास में पॉलीप्लॉइडी का बहुत अधिक योगदान है। और कृष्ट जातियाँ पॉलीप्लॉइडी का ही एक परिणाम है। अब ये पॉलीप्लॉइडी पादप विकास के महत्व को किस तरह से उजागर करती है। तो इवोल्यूशन ऑफ वीट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो गेहूं के जो पादप हैं उसका विकास एक गेहूं के द्विगुणित, चतुर्गुणित और षटगुणित पादप मिलते हैं, मतलब डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड पादप मिलते हैं। अधिकांश जो कल्टीवेटेड जातियां हैं इसकी वो सारी हेक्साप्लॉइड है, जिनका विकास कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। एजिलोप्स, स्पिल्टॉइड्स और ट्रिटिकम मोनोकोकम, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। दोनों में क्रोमोसोम नंबर 2n नंबर जो है वो 14 है। इन दोनों में जब क्रॉस कराया जाता है तब एक स्टेराइल हाइब्रिड 2n नंबर का प्राप्त होता है F1 जनरेशन में। और उसके बाद जब इनमें आपस में F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराया तो क्रोमोसोम की डबलिंग होती है और ट्रिटिकम डाइकोकम प्राप्त होता है, जिसके अंदर टेट्राप्लॉइड 4n क्रोमोसोम नंबर है और वो 28 है क्रोमोसोम नंबर। इसके बाद जब ये ट्रिटिकम डाइकोकम का एजिलोप्स स्क्वेरोसा से क्रॉस करवाया जाता है, यहाँ पर टेट्राप्लॉइड है, यहाँ पर डिप्लॉइड है। एक टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड का जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में 3n क्रोमोसोम नंबर होगा और 3n क्रोमोसोम नंबर 21। और यहाँ पर जब क्रोमोसोम की डबलिंग हुई तो ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम वल्गरे स्पीसीज़ की, गेहूं की, जो आज हम ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से या वल्गरे के नाम से जानते हैं, वो प्राप्त होती है। इसके बाद मानव निर्मित जो ट्रिटिकेल है वो पिछले 20 वर्षों से मानव के द्वारा जो अनाज ट्रिटिकेल की व्यापक स्तर पर खेती करने की संभावना को पर्याप्त बल दिया गया है और इसकी 200 से अधिक किस्में देश में उपलब्ध है और ये मानव के द्वारा निर्मित प्रथम फसल है। अब ट्रिटिकेल, ट्रिटिकम और राई के संकरण से कृत्रिम पर बहुगुणिता का एक परिणाम है। इसे उत्पन्न करने के लिए जब 4n ट्रिटिकम का प्रयोग किया जाता है तो 6n क्रोमोसोम नंबर वाले ट्रिटिकेल्स और 6n क्रोमोसोम नंबर वाले गेहूं का प्रयोग किया जाता है तो 8n क्रोमोसोम 56 नंबर वाले ट्रिटिकेल्स प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में केवल राई जो है वो ही द्विगुणित रहती है, द्विगुणित राई का उपयोग किया जाता है। बाकी ट्रिटिकम की जो है वो सारी स्पीसीज़ 4n और 6n क्रोमोसोम नंबर की होती है। यहाँ पर आप ये फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि ट्रिटिकम ड्यूरम जो है और सिकल सीरियल से इसका क्रॉस कराया ट्रिटिकम ड्यूरम जो 4n क्रोमोसोम नंबर है और यहाँ पर 2n क्रोमोसोम नंबर है। F1 जनरेशन में इनका 2n क्रोमोसोम नंबर 21 होगा, क्रोमोसोम की डबलिंग होगी और हेक्साप्लॉइड प्राप्त होगा और क्रोमोसोम नंबर 42 होगा। और मतलब यहाँ पर कैसे ऑक्टोप्लॉइड किस तरह से प्राप्त होता है, ये तो हेक्साप्लॉइड प्राप्त हो गया। फिर ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकल सीरियल, ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम यहाँ पर हेक्साप्लॉइड प्राप्त हुआ, इसका सिकल सीरियल से वापस 2n क्रोमोसोम नंबर से जब क्रॉस कराया जाता है तो लास्ट में ऑक्टोप्लॉइड प्राप्त होता है 8n क्रोमोसोम नंबर की 56। इस तरह से पादप प्रजनन में पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करके और डिफरेंट किस्मों को पैदा किया जाता है, जिससे कि पैदावार बढ़ती है और अच्छी क्वालिटी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
वाली जातियों की प्राप्ति होती है। कई सारी फसल के इस तरह से हमने पॉलीप्लॉइडी सिंथेटिक रूप से या फिर इस तरह से प्राप्त है। जैसे गेहूं में ट्रिटिका मैस्टिवम की कल्याण सोना, सोनालिका, फिर शरबती, सोनारा, शेरा, राज, कई सारी इस तरह से जातियाँ प्राप्त हैं। और दूसरी और फसल है जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू की कई सारी जातियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह से ओराइजा सैटिवा, सैक्रम ऑफिसिनेरम और पैनिसीटम, बाजरा की कई सारी जातियाँ हैं। अरेचिस हाइपोजिया की कई सारी जातियाँ इस तरह से पॉलीप्लॉइडी करके बनाई गई है, जो कि काफ़ी उपयोगी है। रोग जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें इनकी क्वालिटी अच्छी है और दूसरी कि इनमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पाई जाती है। धन्यवाद।